हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन कुमार भादविया तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक टॉपिक शाखा लेखे या ब्रांच अकाउंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रांच होती क्या है? वास्तव में हर व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना, अधिक से अधिक विक्रय करना। विक्रय करने के लिए अलग अलग स्थानों पर कंपनी या कोई भी व्यवसाय है वो विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलती है और उनके मार्फत अपने उत्पाद की बिक्री करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक बड़े क्षेत्र में माल या उत्पाद को बेचा जा सके और उसके ऊपर लाभ कमाया जा सके। शाखा और विभाग में एक अंतर है। शाखा में जहां एक ही कंपनी के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध होते हैं, हाँ, एक बड़ी जगह पर हो सकता है कि नंबर ऑफ ब्रांड्स कम मिले उसी उत्पाद के। जैसे टेलीविजन है तो 10 तरीके के टेलीविजन एक कंपनी बनाती हो सकता है कि बड़ी जगह पर 10 मिल जाए और छोटी जगह पर उसमें से 5 या 6 मिले। विभाग में क्या होता है कि एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की कंपनियों के विभिन्न प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रांच और डिपार्टमेंट्स में। ब्रांच बेसिकली 2 प्रकार की होती है, स्वदेशी शाखा, इंडिजीनियस ब्रांच और लोकल ब्रांच। विदेशी शाखा, अब्रोड सिचुएटेड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। जो भारत में व्यवसाय कर रही है शाखा, जो भारत जिसका प्रधान कार्यालय है वो तो भारत ही है, लेकिन शाखा भी भारत में है। स्वदेशी शाखा जिसका प्रधान कार्यालय तो भारत में है, व्यवसाय का जो हेड ऑफिस है वो तो भारत में है, लेकिन शाखा भारत के बाहर कहीं पर स्थित है। वो शाखा, स्वदेशी शाखा वापस 2 प्रकार की हो सकती हैं। पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली शाखाएं, ब्रांचेस नॉट कीपिंग कंप्लीट अकाउंट्स, और पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं, ब्रांचेस कीपिंग कंप्लीट अकाउंट्स। ऐसी शाखाएं जो अपने लेखे पूरी तरह नहीं रखती है, वास्तव में वो दोहरा लेखा के आधार पर पूर्ण लेखे नहीं रखकर रोकड़ बही और स्मरण पुस्तकें रखती हैं। स्मरण पुस्तकों में स्टॉक रजिस्टर, व्यय पुस्तक रखी जा सकती है उनके द्वारा। ऐसे ही उनके जो पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली जो ब्रांच हैं, उनके नियमित खर्चों का भुगतान हेड ऑफिस के द्वारा कर दिया जाता है। फुटकर रोकड़, पेटी कैश खाता शाखा के द्वारा मेंटेन कर लिया जाता है। अग्रदाय सिस्टम के द्वारा, इम्प्रेस सिस्टम के द्वारा वो लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं, वैसी ब्रांचेस मेंटेन कर लेती हैं। लाभ और हानि की गणना शाखा नहीं करती, परंतु हेड ऑफिस को ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की शाखा, कहाँ की शाखा कितना लाभ अर्जित कर रही है, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां हैं, उसका लाभ कितना है, उसकी हानि कितनी है, भविष्य में लाभ कैसे बढ़ाया जा सकता है, उपयुक्त निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, वहां के प्रबंधक लोग कैसे काम कर रहे हैं, और अगर शाखा हानिप्रद है तो हानि वाली शाखाओं को कैसे लाभ में बदला जा सकता है या फिर उनको बंद करने की आवश्यकता है। इन सब बातों के लिए हेड ऑफिस को आवश्यक होता है कि वो शाखा के लाभ ज्ञात करे। इसके लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में प्रत्येक शाखा के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि किस प्रकार से उस शाखा ने लाभ कमाया या हानि कमाई। तो हेड ऑफिस के द्वारा ही ब्रांच के व्यवहारों का लेखा किया जाता है और शाखा के स्वतंत्र व्यवहारों का लेखा उसमें नहीं किया जाता। यानी कि हेड ऑफिस और ब्रांच के मध्य आपस में जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनका लेखा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर लेखे नहीं रखे जाते, वरन दोहरा लेखा पद्धति को कुछ जगह पर काम में लिया जाता है और बाकी स्मरणार्थ खातों की तरह लेखे रखे जाते हैं।
जो हेड ऑफिस है वो शाखा के जो व्यक्तिगत व्यवहार है, शाखा अपने जो स्वतंत्र व्यवहार कर रही है, जैसे कि डेटर्स से कलेक्शन, डेटर्स को छूट देना, माल का विक्रय करना आदि, उसके खर्चे के भुगतान करना, ये इन बातों का लेखा प्रधान कार्यालय के द्वारा अपनी पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली शाखाएं उनके वापस खाते जो हेड ऑफिस के द्वारा रखे जाते हैं वो इस प्रकार से किसी भी विधि के द्वारा रखे जा सकते हैं। इससे पहले कि अपन इन विधियों को देखें, एक बार ये देख लें पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी शाखाएं जो दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर अपने पूर्ण लेखे रखती है और अपने लाभ और हानि की कैलकुलेशन अपने लिए कर लेती है, परंतु उनके लिए भी ऐसी प्रकार की शाखाओं के लाभों की स्थिति को जानते हुए भी हेड ऑफिस के द्वारा उनके लेखे अपने बुक्स में अगर रखे जाते हैं, उनके खाते अपने उसमें खोले जाते हैं, ताकि कि ये मिलान हो सके कि शाखा द्वारा प्रदर्शित लाभ और हेड ऑफिस के द्वारा प्रदर्शित लाभ दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं की स्थिति में भी हेड ऑफिस के द्वारा अपनी बुक्स में शाखा के लेखे रखे जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर एक से ज्यादा शाखाएं हैं तो ज्यादा शाखाओं के एक साथ खाते बनाए जा सकते हैं, और एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए अगर अपने को सूचनाएं प्रश्न में उपलब्ध है तो फर्स्ट ईयर का खाता बनाने के बाद में फिर सेकेंड ईयर का, फिर सेकेंड ईयर के आधार पे थर्ड ईयर का खाता बनाए जा सकते हैं। अब हम लेते हैं कि पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली शाखाएं हैं ए, इनके लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में किस प्रकार से मेंटेन कर सकता है। तो इसमें 4 विधियां हैं: देनदार डेटर्स मेथड, अंतिम खाता फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक और देनदार विधि, थोक शाखा विधि, होलसेल ब्रांच मेथड। तो ये 4 विधियां जिनके आधार पर हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली शाखाओं के लेखे रखती है, ताकि कि उस शाखा का सही लाभ अथवा हानि ज्ञात की जा सके। इससे पहले कि हम इनमें से कोई भी विधि ले, एक विशेष बात अपन पहले समझ लेते हैं कि हेड ऑफिस के द्वारा अगर ब्रांच को माल भेजा जाता है तो वो लागत पर भेजा जा सकता है और वो बीजक मूल्य के ऊपर भेजा जा सकता है। इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी भेजा जा सकता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया? लागत प्लस लाभ के ऊपर भेजा जा सकता है, और लागत के ऊपर भी भेजा जा सकता है। अगर लागत पे भेजा जा रहा है तो इसको हम यूं बोलते हैं कि अकाउंट में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो ये कॉस्ट पर यहां पर प्रदर्शित कर दिया गया है, तो माल भेज दिया गया है। ऐसे अगर ब्रांच ने वापस लौटा दिया है माल, तो ऐसी स्थिति में वो एंट्री कहां पे कैसे होगी? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। देखिए ध्यान से, दोनों में गुड्स सेंट टू ही लिखा हुआ है, यद्यपि यहां पे हेड ऑफिस ने माल भेजा है ब्रांच को, और ये एंट्री कब की गई है? जबकि वापस रिटर्न कर दिया गया है ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को माल। तो अगर ये लागत पे की गई है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसी प्रकार से हम प्रदर्शित कर देंगे। परंतु अगर बुक्स में ये एंट्री बीजक मूल्य के ऊपर की गई है, कॉस्ट पर नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो इसमें जो शामिल है लाभ, उस लाभ को अपने को अलग करना है और उसको यहां पर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विद इन ब्रैकेट एडजस्टमेंट, इस प्रकार से इसमें शामिल लाभ को क्रेडिट साइड में लिखना है। इससे क्या हो गया? यह ऑटोमेटिकली कॉस्ट के ऊपर कन्वर्ट हो गया।
तो दोनों तरीके हैं कि क्रेडिट साइड में इसको दर्शाया भी जाता है, और आप अगर वर्किंग नोट दे रहे हैं तो वर्किंग नोट में इनवॉइस प्राइस में से ये प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने बीजक मूल्य की बात कर ली है एक बार, तो जो ब्रांच ने वापस लौटाया है हेड ऑफिस को, ये रिटर्न जो है इसमें भी प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट इस पक्ष में आएगा। टू खाते का नाम देखिए वही है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये भी एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। तो ये इनवॉइस प्राइस थी, इनवॉइस प्राइस में से ये जो है वो प्रॉफिट अमाउंट है वो निकाल दिया, ये क्रेडिट पक्ष में है, ये डेबिट पक्ष में है, दोनों का अंतर है वो क्रेडिट पक्ष में लागत के रूप में है। तो माल भेजना और लेना में अगर लाभ शामिल है तो विपरीत पक्ष में बताना ही है अपने को। अगर इस प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर माल भेजा जाता है तो ठीक है, इनवॉइस प्राइस को यहाँ पे बताइए, पर साथ ही साथ आप एक प्रविष्टि और कीजिए, और क्या कीजिए कि उसका प्रॉफिट अलग निकालिए वर्किंग नोट में और फिर उसको क्रेडिट पक्ष में बताइए। ठीक है कि ये बात जब बीजक मूल्य के ऊपर है तो दो बातें और हैं कि ये जो खाता है इसमें जो टू ओपनिंग स्टॉक अगर दर्शाया गया है इस पक्ष में बैलेंस बीडी के नाम से या ओपनिंग स्टॉक के नाम से, तो ये भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारी चीजें फिर इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही होगी। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो इस पक्ष में वापस बतलाया जाता है, लेकिन यहां पे देखिए क्या नाम है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और ये ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक से संबंधित है, वो क्रेडिट साइड में आया है अकाउंट्स में, खाते में क्रेडिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक इस पक्ष में बताते हैं, आपको पता है, और स्टॉक रिजर्व इसमें जो शामिल है वो लाभ उसी प्रकार से पृथक करेंगे, जैसे इसमें से अलग किया, इसमें से अलग करके यहां लिखा, वैसे इसमें से अलग करके यहां लिखेंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिखा हुआ है, मेनली इसी से लिखते हैं, और समझाने के लिए अपन लिखे हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, इसका लाभ जो है वो इस पक्ष में आएगा, और किस नाम से आएगा, टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक में शामिल लाभ यहां पर इस तरीके से आएगा। तो विधि चाहे जो काम में ली गई हो, लेकिन अगर उसमें माल का आना और जाना लागत पे हुआ है तो क्रेडिट पक्ष में या डेबिट पक्ष में उसमें सम्मिलित लाभ अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बीजक मूल्य पे है तो आप ध्यान रखें इस प्रकार से आप लाभ को अलग कीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में है तो विपरीत पक्ष में स्टॉक रिजर्व के नाम से, और अगर माल का भेजना और वापस आने में शामिल है तो वो उसी खाते के नाम से आप अलग करके उस खाते में जहां पर भी जैसी भी विधि इनमें से जो भी विधि काम में ले रहा है उस विधि में जहां पर जिसका समायोजन किया जा रहा है तो पर अमाउंट इसी तरीके से डिफरेंशिएट अपने को करने पड़ेंगे बीजक के और लाभ से अलग करके लागत के। अब अपन विधि की बात एक संक्षिप्त में ले लेते हैं। तो अपूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं के लिए जो पहली विधि है देनदार विधि, इस देनदार विधि में ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। ये ट्रेडिंग एंड पेरोल अकाउंट की तरह ही पूरी तरह बनाया जाता है। इसमें बैलेंस सभी प्रकार के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस यहां पे लिख लेते हैं। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पहले इधर बाई बैलेंस सीडी जितने भी प्रकार के एसेट्स दे रखी हैं प्रश्न में उन सब के क्लोजिंग बैलेंस इस पक्ष में होंगे। अगर दायित्व भी दे रखे तो दायित्व ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इस पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी अपन ने पिछले उसमें देखा कि टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, माल भेजने के समय में ये प्रविष्टि हो जाएगी। ऐसे ही अगर खर्चों के लिए कैश भेजा गया हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को तो टू कैश और बैंक
फॉर एक्सपेंसेस, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ब्रांच ने माल वापस लौटा दिया है तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, खाते का नाम वही है, भले ही लौटाया है तो फ्रॉम ब्रांच नहीं करेंगे, टू ब्रांच ही रखेंगे। ये रिटर्न की स्थिति में एक बार अपन पहले बोल चुके हैं कि अगर बीजक मूल्य की स्थिति है तो बीजक मूल्य इधर है तो इसका लाभ इस पक्ष में वापस से अलग करके दिखलाएं, और इसमें जो लाभ शामिल है वो भी इस पक्ष में दर्शाएं, और अगर लागत पे है तो फिर इसका लाभ इधर नहीं आएगा और इसका लाभ इधर नहीं आएगा। ऐसे ही मान लो उसने ब्रांच ने माल बेचा या डेटा से कलेक्शन किया तो जो भी पैसा है वो वापस अगर हेड ऑफिस को मिल रहा है तो टू बाई बैंक और कैश ऐसे हम लिख लेंगे। तो शाखा द्वारा जो उधार माल बेचा है तो ऐसी स्थिति में ब्रांच का एक, अगर अपने को डेटर्स का बैलेंस नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्रांच डेटर्स का खाता बनाकर इससे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स भी निकाला जा सकता है। इस खाते से हम जो उधार विक्रय कितना हुआ है वो भी हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो मेनली ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और इस प्रकार से यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर बचती है टू P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो इस पक्ष में बच जाएगा, और अगर यही लॉस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर बैलेंस, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उधर बैलेंस। इस प्रकार से ये डेटर्स विधि में ब्रांच अकाउंट बना लिया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरी विधि जो देख रहे हैं वो है अंतिम खाता विधि। अंतिम खाता विधि में मेनली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। नाम से स्पष्ट है, माल का जो ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक से संबंधित बात वो यहाँ पर, गुड्स को जो भेजना है वो इधर, गुड्स का वापस गुड्स को जो बेचा गया है, चाहे वो कैश के रूप में बेचा गया या क्रेडिट के रूप में यानी कि डेटर्स के रूप में बेचा गया, वो यहाँ पर, और जो स्टॉक रह गया वो यहाँ पर जीपी इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह इसको बनाया जाता है। फिर ब्रांच के अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, जीपी आप इधर ले आइए, ब्रांच की जो एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे एसेट के ऊपर अगर कहीं है तो, और इस प्रकार से एनपी ज्ञात हो जाएगा ब्रांच का। तो मैंने अंतिम खाता विधि में ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है। पर अगर प्रश्न में अपने को ब्रांच अकाउंट बनाने को ही कहा गया इसमें भी, तो वो ब्रांच अकाउंट वैसे ही बन जाएगा जैसे दिनदर विधि में अपने ब्रांच अकाउंट बनाया, और डेटर्स अकाउंट बना के उसका बैलेंस हम ज्ञात कर लेंगे। दोनों में से किसी भी विधि से करें, दोनों का नेट प्रॉफिट समान आएगा। अगर अपन ब्रांच विधि से अगर अपन कर रहे हैं तो वहां पे जो बाई बैलेंस शीट है वो वास्तव में संपत्तियों के शेष को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से जो तीसरी विधि है